हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्दवाल। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित उत्तराखंड इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है आंग्ल गोरखा युद्ध। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे उत्तराखंड में अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुए युद्ध का संपूर्ण विवरण और जानेंगे इनसे जुड़े हुए सभी फैक्ट। तो चलिए, अपना टॉपिक आंग्ल गोरखा युद्ध। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध क्यों हुआ। तो देखिए, दोनों के दोनों राज्य जो अंग्रेज और गोरखा थे, दोनों के दोनों साम्राज्यवादी थे, और साम्राज्यवादी राज्यों की जब सीमाएं आपस में टकराती हैं तो उनके मध्य युद्ध होता ही है। देखिए, गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं में और 1804 में गढ़वाल पर कब्जा किया और 1814 तक यहाँ शासन भी किया। तो इनका जो शासन रहा वो अत्यंत क्रूर और अत्याचारी रहा। इन्होंने जनता को करों से लाद दिया, और अगर कर इकट्ठा नहीं हुआ, अगर टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ, तो जनता को प्रताड़ित भी किया। तो इसलिए यहाँ की जनता ने या गढ़वाल के नरेश सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। लेकिन अंग्रेज तो इस मौके की तलाश में पहले से ही थे, क्योंकि वो तो गोरखों से युद्ध चाहते ही थे, क्योंकि गोरखे उनकी सीमाओं पर लगातार आक्रमण कर सकते थे और कर रहे थे। तो इसलिए गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका संपूर्ण विवरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास। तो इतिहास की अगर हम बात करें गोरखा और अंग्रेजों के संबंध की दोस्तों, तो सबसे पहले 1767 में हमें ऐसा प्रमाण मिलता है जब इन दोनों को आपस में कुछ बात हुई। तो 1767 में क्या हुआ कि जब नेपाल के राजा जयप्रकाश माल थे, उनके शासन में एक व्यक्ति ने, पृथ्वीनारायण शाह ने, विद्रोह कर दिया और नेपाल पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो इस प्रयास को असफल करने के लिए नेपाल के राजा जयप्रकाश मल ने सहायता मांगी अंग्रेजों से, और अंग्रेजों ने सहायता दी भी। तो जब अंग्रेजों की सहायता के लिए अब यहाँ से अंग्रेजों की सहायता के तौर पर यहाँ से जनरल किनलोन के नेतृत्व में 2800 सैनिकों की एक फौज नेपाल रवाना हुई, और लेकिन खराब मौसम के कारण ये फौज पूर्ण रूप से असफल रही और इसके सिर्फ 80 सैनिक ही बचकर वापस आए। तो अंग्रेजों का ये प्रयास पूर्ण तो असफल रहा, लेकिन ये पहला ऐसा मौका था जब अंग्रेज और गोरखा साथ में सामने आए, या उन दोनों का जो संबंध है पहली बार बनता हुआ दिखा। तो चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर बात है लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर ने 1803 में कैप्टन नॉक्स को नेपाल भेजा, और कैप्टन नॉक्स को नेपाल भेजने का एक कारण था कि नेपाल के बारे में जानना और वहाँ की जनता का अपने शासकों के प्रति क्या राय है इसको जानना। लेकिन नॉक्स की सहायता वहाँ की जनता ने बिल्कुल भी नहीं की, और नॉक्स कुछ भी नहीं जान पाए नेपाल के बारे में। आगे वेलेस्ली और मिंटो ने नेपाल के प्रति मित्रता रखी। इन दोनों ने नेपाल के प्रति जो अपनी नीति रखी वो मित्रता की रखी। ना उन पर युद्ध किया, ना उनके क्षेत्रों पर अधिकार किया, बल्कि शांति से शासन करने दिया गया। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों के प्रति सीधी कार्यवाही की। देखिए, जब लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने सीधी कार्यवाही की गोरखों के खिलाफ, क्योंकि उन्हें पता था कि गोरखे लगातार उनकी सीमाओं पर कब्जा करेंगे और अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे अंग्रेजों के हित बार बार गोरखों से टकराएंगे। इसलिए गोरखों के प्रति सीधी कार्यवाही करना मुनासिब समझा लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तात्कालिक कारण, अगर हम आंग्ल गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण अगर दोस्तों देखें तो इसका कारण था बुटवल व शिवराजपुर प्रांतों पर गोरखों का कब्जा। देखिए, बुटवल और शिवराजपुर जो प्रांत हैं वो दो प्रांत थे अवध के अंतर्गत, और अवध जो हार चुका था ब्रिटिशर्स के सामने, तो अवध का जो हिस्सा था वो सब शामिल होना था अंग्रेजी शासन में। लेकिन गोरखों ने इन दोनों प्रांतों पर, बुटवल और शिवराजपुर पर, कब्जा कर लिया, और अंग्रेजों के मांगने के बाद और 25 दिन की मोहलत देने के बाद भी गोरखों ने इन दोनों प्रांतों को नहीं छोड़ा। इसलिए 25 अप्रैल 1814 को अंग्रेजों ने बुटवल और शिवराजपुर को जीता और यहाँ पर पुलिस चौकियाँ भी तैनात की। लेकिन हुआ ये कि 29 अप्रैल 1914 को गोरखों ने पुनः बुटवल को जीत लिया, पुनः आक्रमण कर दिया, और इसलिए आंग्ल गोरखा युद्ध अब शुरू हो गया। अर्थात अब तय हो गया कि अब लगातार आंग्ल और गोरखाओं के मध्य जब तक एक की पूर्ण विजय नहीं हो जाती तब तक युद्ध होता रहेगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं युद्ध। देखिए, अंग्रेज जानते थे कि उनका जो विरोधी है गोरखे, वो बहुत ही ताकतवर हैं और बहुत ही वीर माने जाते हैं। इसलिए अंग्रेज चाहते कि इनको युद्ध में चौंकाया जाए, क्योंकि अगर हम युद्ध में विरोधी को चौंकाएंगे नहीं तो उसकी नीतियाँ कभी भी फेल नहीं होंगी। अगर हमें किसी विरोधी की नीतियों को फेल करना है तो उसे अपनी चालों से चौंकाना पड़ता है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने तय किया कि वो गोरखाओं को
चारों तरफ से चौंकाएंगे। तो उन्होंने उन पर 4 स्थानों पर आक्रमण किया। एक साथ गोरखाओं को 4 स्थानों पर आक्रमण किया, जिससे कि गोरखा सेनापति आपस में सहयोग न कर पाए, एक दूसरे की सहायता के लिए न आ पाए, क्योंकि अगर गोरखा सेनापति एक दूसरे की सहायता के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगे तो उनकी ताकत दुगनी हो जाएगी। इसलिए उनको अलग अलग ही उन पर आक्रमण किया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मेजर जनरल मॉर्ले। देखिए मॉर्ले, जो मेजर जनरल मॉर्ले थे, उनकी सेना को बिहार से पटना, यहाँ पर पटना लिख दिया है, यहाँ पर होना चाहिए था काठमांडू भेजा गया। देखिए काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी थी, वहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया मेजर जनरल मॉर्ले को बिहार से। उनकी सेना थी 8000 की सेना। दूसरा देखिए मेजर जनरल वुड को भेजा गया गोरखपुर भेजा गया वुड को। वहाँ पर थे परशुराम थापा इनके सूबेदार। तो परशुराम थापा पर आक्रमण करने के लिए गोरखपुर भेजा गया, क्योंकि यही इसी के अंतर्गत आते थे पुटवल और वो परगना, शिवराजपुर परगना। आगे हम देखेंगे मेजर जनरल गिलेस्पी। देखिए मेजर जनरल गिलेस्पी को भेजा गया देहरादून बलभद्र शाह पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि देहरादून में जो नालागढ़ था वहाँ का जो किलेदार था वो था बलभद्र शाह। तो इस पर आक्रमण करने के लिए गिलेस्पी को देहरादून भेजा गया, और इस युद्ध का सबसे प्रसिद्ध भाग भी यही रहा। यही आक्रमण इस युद्ध में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। आगे हम देखेंगे चौथा। तो देखिए मेजर जनरल ऑक्टर लोनी को भेजा गया नाहन, अमर सिंह थापा। देखिए उसको नाहन इसलिए भेजा गया, नाहन है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर लगातार साम्राज्य को बढ़ा रहा था अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा को अटैक करने के लिए उसे नाहन भेजा गया, क्योंकि अमर सिंह थापा इस गोरखा सेना का एक वीर सेनापति था हस्तिदल चौतरिया के साथ, इसलिए अमर सिंह थापा के लिए यहाँ सेना भेजी गई। चलिए आगे हम देखेंगे खलंगा का युद्ध। देखिए इस युद्ध का मैंने कहा जो सबसे बेस्ट पार्ट है वह है खलंगा का युद्ध, क्योंकि खलंगा में 2 वीरों की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हमें देखने को मिलती है। तो इसके बारे में इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 19 अक्टूबर 1814 को गिलेस्पी की सेना ने सहारनपुर से देहरादून रवाना हुई। देखिए जो जनरल गिलेस्पी है उसकी सेना 1814 19 अक्टूबर को सहारनपुर से देहरादून के लिए रवाना हुई। और खलंगा, जबकि खलंगा का जो दुर्ग रक्षक था वो था बलभद्र शाह। देखिए बलभद्र शाह के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ 16-17 साल का एक नौजवान युवक था, और जो यहाँ पर खलंगा दुर्ग था यहाँ पर 300-400 की सेना के साथ ये दुर्ग के अंदर मौजूद था, जबकि यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ भी इनके साथ थी, जिसके कारण युद्ध में इन्हें बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली थी। देखिए किले पर गिलेस्पी ने 3 हमले किए। 25, 26 और 31 अक्टूबर को धावे बोले गए कि किले की दीवारों पर गोले फेंके गए। लेकिन हुआ क्या कि लास्ट के दिन जो 31 अक्टूबर को जो गोले फेंके गए, उसी प्रयास में गिलेस्पी की मृत्यु हो गई, वह वीर गति को प्राप्त हो गया। अब अंग्रेजों ने दिल्ली से पुनः सहायता मांगी, क्योंकि अंग्रेजों की पूरी जो यहाँ पर जो रसद था वो पूरा लग गया था और वो विफल हो गए थे। बलभद्र शाह ने उन्हें 3 बार विफल कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक छोटे से लड़के ने, एक 200-300 की सेना ने अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना को 3 बार विफल कर दिया। तो अब अब अंग्रेजों ने चाल चलनी शुरू कर दी और किले की जलापूर्ति बंद कर दी। देखिए जब भी किले का घेरा होता है तो वहाँ जाने वाली रसद को बंद कर दिया जाता है, इसलिए किले की जलापूर्ति बंद कर दी गई। अब आदमी खाने के बिना कुछ दिन रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कितने दिन रह सकता है। तो कुछ ही दिन में किले के अंदर का पानी खत्म हो गया और गोरखा सेना को किले के द्वार खोलने पड़े, और 30 नवंबर को दुर्ग का द्वार खोल दिया गया। अंतिम युद्ध के लिए 30 नवंबर को दुर्ग का द्वार खोल दिया गया। लेकिन जब गोरखा सैनिक बाहर निकले तो वो इतनी वीरता से उतनी बड़ी सेना के सामने बाहर निकले कि बलभद्र शाह और 70 सैनिक युद्ध करते करते युद्ध भूमि से निकल भी गए, मतलब अंग्रेजों की सेना को चीरते हुए वहाँ से बाहर निकल गए। और इसके बाद वो यहाँ से भागकर हिमाचल प्रदेश होते हुए रणजीत सिंह की सेना में शामिल हो गए, और उन्होंने अफगानों के साथ युद्ध करते करते वो सभी वीर गति को प्राप्त हुए। तो जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है गोरखा आंग्ल युद्ध के इतिहास को, तो वो इतिहास है खलंगा का इतिहास, जो बलभद्र शाह ने लड़ा था। और बलभद्र शाह की याद में अंग्रेजों ने ही खुद स्मारक बनवाया खलंगा में। तो अपने विरोधी के इस वीरता को देखते हुए अंग्रेज इतने इम्प्रेस हुए बलभद्र शाह से। तो चलिए आगे हम देखेंगे कुमाऊं पर आक्रमण। देखिए कुमाऊं पर आक्रमण की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा में बमशाह पर 2 तरफा से आक्रमण किया गया। देखिए कुमाऊं में, अल्मोड़ा में था बमशाह, लाल मंडी किले से शासन चलता था, और कुमाऊं में बमशाह बैठा हुआ था, तो उस पर 2 तरफा आक्रमण किया गया। एक तो कर्नल गॉर्डन ने क्या किया, काशीपुर, ढिकुली जो है हमारा नैनीताल में, कटारमल अल्मोड़ा में, ताड़ीखेत अल्मोड़ा, और लास्ट में अल्मोड़ा लाल मंडी किले पर आक्रमण किया कर्नल गार्डनर ने। दूसरा था कैप्टन हियरसे को कहा गया कि वो चंपावत के रास्ते आक्रमण करेगा, और कुसुघाट का युद्ध भी कैप्टन हियरसे ने ही किया। देखिए कुसुघाट के युद्ध में ये हुआ कि
चंपावत को विजित कर जब अल्मोड़ा की तरफ आ रहा था कैप्टन हेयर से, तो बीच में हस्तिदल चौतरिया ने उसका सामना किया और हस्तिदल चौतरिया ने हेयर से को हराकर कैद कर दिया। लेकिन हुआ ये कि लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पर पीछे नहीं हटे। उन्होंने तुरंत एक सहायक सेना भेजी कर्नल निकोलस की। कर्नल निकोलस की सहायक सेना आई और उसने गणनाथ का युद्ध किया हस्तिदल चौतरिया के साथ, और यहाँ पर हस्तिदल चौतरिया वीर गति को प्राप्त हुआ और हेयर से को छुड़ाया गया। आगे हम देखेंगे लाल मंडी किला। देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है राजधानी का वो किला जहाँ से शासन चलता है। तो गोरखाओं, जब तक अंग्रेजों ने लाल मंडी को किले को विजित नहीं किया तब तक उनकी विजय नहीं मानी जा सकती थी। इसलिए गोरखाओं ने लगातार लाल मंडी किले को सुरक्षा देनी शुरू की। तो गोरखाओं के एक सूबेदार थे चामू भंडारी। इन्होंने क्या किया, किले की सुरक्षा को बढ़ा दिया। लेकिन अंग्रेजों ने किला जीता पर इसके बाद 25 अप्रैल 1815 को पुनः आक्रमण किया चामू भंडारी ने और किले को जीत लिया। लेकिन 27 अप्रैल 1815 को पुनः किला अंग्रेजों के हाथ में चला गया और बम शाह जो वहाँ के सूबेदार थे उसने समर्पण कर दिया। 27 अप्रैल को ही लाल मंडी किले का नाम चेंज कर फोर्ट मोयरा रखा गया। फोर्ट मोयरा इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग का एक अन्य नाम था मोयरा, तो इसलिए इन्हें फोर्ट मोयरा नाम रखा गया इस किले का, उसे ट्रिब्यूट देने के लिए। और बमशाह के साथ एक संधि कर दी गई। यहाँ पर गोरखा शासक बमशाह ने अपनी हार स्वीकार की। लेकिन आगे हम देखेंगे संगोली की संधि। अब संगोली की संधि क्यों हुई जबकि बमशाह ने यहाँ पर संधि स्वीकार कर ली थी? तो इसका एक अन्य कारण था कि नेपाल के थापा दल ने बमशाह द्वारा की गई संधि को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने बमशाह द्वारा जो संधि की गई उसे अस्वीकार कर दिया कि हम इसे नहीं मानते हैं। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने दूसरा आक्रमण किया नेपाल पर, और ये आक्रमण था जहाँ जहाँ नेपाली सूबेदार थे उत्तराखंड या भारत के हिस्सों में, वहाँ उन पर आक्रमण किया गया। हिमाचल के नीचे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तक। तो 2 दिसंबर को 1815 में धनई गांव बिहार में सिंगोली की संधि हुई। देखिए धनई गांव बिहार तक भगाया गया गोरखाओं को, और वहाँ पर जो धनई गांव है वहाँ पर जो संधि हुई उसे हम कहते हैं सिंगोली की संधि, जो हुई थी 2 दिसंबर 1815 को। देखिए सिंगोली की संधि कब हुई, तो वो हुई 2 दिसंबर 1815 को, जिसको किया था, जिस पे हस्ताक्षर थे ब्रैडशॉ, अंग्रेज अधिकारी ब्रैडशॉ और गजराज मिश्र जो थे वो थे नेपाल की गोरखा सेना के राजगुरु। तो उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भी नेपाल के शासक वर्ग ने संधि को नहीं माना। तो इसलिए जब नेपाल के शासक वर्ग ने संधि को नहीं माना तो अंग्रेजों ने नेपाल पर एक पुनः आक्रमण किया, जिसके डर से 4 मार्च 1816 को नेपाल के द्वारा संधि का अनुमोदन किया गया। तो प्रश्न ऐसा बनेगा कि सिंगोली की संधि कब हुई, तो 2 दिसंबर 1815। लेकिन नेपाल सरकार द्वारा सिंगोली की संधि को कब स्वीकार किया गया, तो 4 मार्च 1816। देखिए 2016 में सिंगोली संधि के 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो ये था गोरखाओं और आंग्ल युद्ध जो जगह जगहों पर लड़ा गया, और लास्ट में सिंगोली की संधि के द्वारा इसका अंत किया गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए धन्यवाद, ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। ये थे उत्तराखंड, ये थे गोरखा और अंग्रेजों के मध्य हुए युद्ध के संपूर्ण तथ्य। तो चलिए धन्यवाद।